हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत का पाठ 18 संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया। और किसकी कहानी है? धनराज पिल्ले की। आप देख सकते हैं बच्चों, हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया। इस साक्षात्कार का संपादितांश यहाँ दिया जा रहा है। कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि जो ये पाठ है किसके बारे में इसमें बताया गया है? धनराज पिल्ले के बारे में। धनराज पिल्ले कौन थे? हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी। तो बच्चों आप ध्यान दें, आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं और चाहे यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आपको इस पाठ की एक झलक दिखा रहे हैं बच्चों। इसके बाद हम आपको इस पाठ का सारांश बताएंगे। आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें और उन्हें याद करें। तो चलिए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये है पाठ 18 आपका। और इसके यहाँ पर जो है प्रश्न जो शुरू हो जाते हैं बच्चों, और इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की सभी पाठों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार इसी प्रकार देखते रहें सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। तो ये था बच्चों पूरा पाठ जो हमने आपको दिखाया यहाँ पर प्रश्नों सहित। इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं इस पाठ का सारांश। तो बच्चों आपको एक बार फिर से याद दिला दें, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत का पाठ 18 संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया। और ये कहानी किसकी है? धनराज पिल्ले की। सबसे पहले आइए जान लेते हैं पाठ का सारांश। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। क्या ये पाठ एक साक्षात्कार है? जैसे कि आप जानते हैं, मीडिया वाले या पत्रकार लोग क्या करते हैं, जो विशेष लोग होते हैं उनका साक्षात्कार लेते हैं, उनसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाब मांगते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर धनराज पिल्ले से बातचीत हो रही है। किसकी? विनीता पांडे की, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप इसका सारांश लिख सकते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वो अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी। इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाले जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। उस समय ये 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे। आप ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले कहाँ पर? 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में इन्हें अवसर मिला था। बात करते हैं आगे। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया और ये मुंबई आ गए। इसी वर्ष इन्होंने और इनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। कब? 1986 में। बात करते हैं आगे। 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ऑल विन एशियन कप के लिए चुना गया, जिसके बाद वे सदैव आगे बढ़ते गए। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हो, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं ही। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके लालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे वे चिड़चिड़े हो गए। वे भावुक भी बहुत थे। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते थे। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते थे। तो याद रखें बच्चों, धनराज पिल्ले किस प्रकार के व्यक्ति थे, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर
कि वो जो है चिड़चिड़े स्वभाव के साथ साथ भावुक भी थे और किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग लिया करते थे। आगे यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने बताया कि कृत्रिम घास को देखकर वह विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड आर्माडा थी। बाद में 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकन खरीदी। फिर सर्वप्रथम 1994 में पुणे के भाऊ रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। बाद में 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में एक फ्लैट उन्हें दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो ये थी यहाँ पर इनके बारे में जानकारी बच्चों, आप इसे याद रखें। ये था पाठ का सारांश जो हमने आपको यहाँ पर बताया। आप इसे अच्छे से याद करें, समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ भी आ जाए और आप इसका सारांश यदि आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप लिख पाएँ। खास खास बातें याद रखें। इसके बाद बच्चों हम आपको बता देते हैं इस पाठ में कुछ कठिन शब्द होंगे, तो कठिन शब्दों के अर्थ कैसे लिख पाएंगे आप, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों ये है आपके पाठ से कठिन शब्दों के अर्थ। तुनक मिजाज का मतलब होता है चिड़चिड़ा होना, और कष्ट साध्य का मतलब कष्ट देने वाला, जुझारू का मतलब संघर्ष करने वाला, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, और शोहरत का मतलब होता है प्रसिद्धि, हैसियत का मतलब सामर्थ्य, और कद्र का मतलब आदर करना। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आप कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, तो आप इसी प्रकार देखते रहें वीडियो और लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कक्षा 7 हिंदी वसंत का पाठ 18 का संघर्ष के कारण तुनक मिजाज, धनराज पिल्ले की जो कहानी थी उसका सारांश हमने बताया। और आगे यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। यही है ना आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न होगा पहला, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे आप साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है कि वह स्वभाव से सीधे, सरल, भावुक, स्पष्ट वक्ता, परिवार से जुड़े और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, परंतु जीवन के कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरने के कारण वे अपने आप को असुरक्षित समझने लगे थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने पर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करने में भी कोई परहेज नहीं था। लोगों को लगता है कि उनके स्वभाव में तुनक मिजाजी आ गई, ऐसा नहीं है, वे आज भी सरल व्यक्ति ही हैं। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि धनराज पिल्ले किस प्रकार के व्यक्ति थे, उनकी छवि कैसी थी। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न बच्चों। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। तो आपको 100 शब्दों में इसका वर्णन करना होगा। चलिए आंसर शुरू करते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी हुई है। धनराज पिल्ले एक साधारण परिवार के थे, इस कारण उनके लिए हॉकी खेलने का शौक़ पूरा करना इतना आसान नहीं था। उनके पास हॉकी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उन्हें हॉकी खरीदने के लिए अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार मांगनी पड़ती थी। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। देख रहे ना आप, जहाँ चाह वहाँ राह। धनराज पिल्ले हार न मानते हुए पुरानी स्टिक से ही निष्ठा और लगन और निरंतर अभ्यास करते रहे और विश्व स्तरीय खिलाड़ी बनकर दिखाया। ऑल विन एशिया कैंप में चुने जाने के बाद धनराज पिल्ले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे तीसरा प्रश्न है आपका। इसमें पूछा है मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है बच्चों, माँ ने क्या कहा था उन्हें? माँ ने कहा था, यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं आप, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी। धनराज पिल्ले की इस बात का अर्थ यह है कि उनकी माँ ने उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद घमंड न करने की सलाह दी, क्योंकि यह सफलता उन्हें अथक संघर्ष के बाद मिली थी, जिसे बनाए रखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। इंसान चाहे जितना ऊंचा उठ जाए, परंतु उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। घमंड ही पतन का मार्ग खोलता है। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों लिख सकते हैं और इसे याद भी करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर बात की जा रही है ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए।
तो आप ध्यान रखें बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और इसे विशेष तौर पर आप याद करें क्योंकि ध्यानचंद का जो हॉकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है, ये जो है कई जगह पे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसे याद रखें कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो पता लगाइए। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। मेजर ध्यान दें, मेजर ध्यानचंद सिंह 29 अगस्त 1905 से 3 दिसंबर 1969 यानी कि 79 तक भारतीय हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजेल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। याद रखेंगे बच्चों आप इन नामों को, विशेष तौर पे आप अच्छे से इनका प्रैक्टिस करें, इन्हें याद रखें। और उनकी स्टिक से चिपकी गेंद का ऐसा जादू था कि प्रतिद्वंदी यानी कि जो दूसरी टीम का जो खिलाड़ी होता था को अक्सर आशंका होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका से उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी उसे देखकर उनके हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं उतने शायद ही दुनिया में किसी अन्य खिलाड़ी के विषय में सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह कहकर ही उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध-बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश की थी। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपनी प्रतिभा का कायल बना दिया था। तो याद रखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर जो है मेजर ध्यानचंद के बारे में पूरा सब कुछ बताया गया है कि उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता था। तो इसको जो है आप जो है याद कर लें और हमेशा के लिए याद कर लें। अच्छा प्रश्न है ये। इसके बाद अगले प्रश्न में यहाँ पर देखते हैं किन विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, उत्तर में लिखेंगे आप। हॉकी का खेल भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के प्रत्येक प्रदेश में खेला जाता है। इस खेल ने भारत को विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है। हॉकी के खेल में भारत देश ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो याद हो गया बच्चों आपको, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, हॉकी को। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत और पैसा भी साथ लेकर आए। शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों की बातचीत के आधार पर लिखिए। तो आप बड़ों से बातचीत कर सकते हैं बच्चों और पूछ सकते हैं उनसे भी उनकी क्या राय होती है। चलिए उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे, यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं क्योंकि हमारे समाज में न जाने कितने संगीतकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, खिलाड़ी आदि हैं जिन्हें शोहरत तो मिली परंतु उनके काम का उचित मुआवजा अथवा पहचान उन्हें नहीं मिल पाई और उनका पूरा जीवन आर्थिक संकटों में ही गुजरा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आगे प्रश्न आते हैं आपके लिए भाषा की बात से संबंधित। तो इसमें ध्यान दें आप, यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर देख सकते हैं प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित। और यहाँ पर नंबर 2 पे देख सकते हैं संभव, संभावित और संभवतः। और यहाँ पर नंबर 3 में देखेंगे आप उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। तो इनमें क्या अंतर है, इनमें बारीकी से आप अंतर समझेंगे और प्रत्ययों का भी ध्यान रखेंगे। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। प्रेरणा में, प्रेरणा क्या होती है, हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आप समझ गए ना प्रेरणा किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। प्रेरक शब्द कब कहा जाता है, मेरे दादाजी हमेशा प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं। और प्रेरित होना क्या होता है, मुझे देशभक्तों के प्रसंग प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है पहले का उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा शब्द क्या था हमारे पास, संभव, संभावित और संभवतः। इन तीनों पर आप कैसे वाक्य बनाएंगे, संभव पे बनाएंगे, आज माँ का आना संभव है। संभावित पे, हमारी संभावित यात्रा कल शुरू होगी। और संभवतः यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह कार्य संभवतः आज नहीं होगा। तो इन तीनों में आप अंतर को समझें। तीसरा हमारे पास बच्चों उत्साह, उत्साहित और उत्साहवर्धक। तो यहाँ पर उत्साह पर लिखेंगे आप,
गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। जबकि उत्साहित में क्या लिखेंगे? उत्साहित में लिखेंगे नया साल आने की खुशी में सभी उत्साहित होते हैं। और उत्साहवर्धक में लिखेंगे श्रोताओं की तालियां खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धक होती हैं। तो हो गया ना, यहाँ पर तीनों के जो है आंसर आपको मिल गए। आप इसी प्रकार से और वाक्य बना सकते हैं, एक एक दो दो वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, 8वां प्रश्न है, तुनक मिजाज शब्द तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। समझ गए ना आप? तुनक मिजाज में कौन से दो शब्द हैं? तुनक और मिजाज। क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल, बादर, बदरा या बदरिया। तो क्या है बच्चों? ये सारे के सारे क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं, जैसे मयूर, मयूरा या मोर। दर्पण, दर्पण, दर्पण। आप देख रहे हैं यहाँ पर शब्दकोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए, कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे आप इच्छा के बारे में, यहाँ पर फूल के, यहाँ पर पुत्री के, यहाँ पर जल के बारे में। तो इच्छा के बारे में आप इच्छा से संबंधित शब्द लिख सकते हैं, जैसे चाह का मतलब इच्छा होता है, अभिलाषा का मतलब इच्छा, कामना का मतलब इच्छा, आकांक्षा का मतलब इच्छा। तो ये सब क्या है? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं, चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा। और फूल के पर्यायवाची शब्द हैं पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। इसी प्रकार पुत्री का बेटी, तनया, सुता और आत्मजा। और जल का पानी, नीर, तोया और सलील। तो ये क्या है? एक जैसे शब्द हैं बच्चों, इन्हें समझे। और ये जो है सब एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 9वां प्रश्न है, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित कुछ शब्द होते हैं, जैसे गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। ये किसके शब्द हैं? फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं। देख रहे हैं ना आप, गोल करना, बैंकिंग, पासिंग और बूट। तो इसी प्रकार से आप अपने पसंद के जो खेल होगा आपका, जो अपनी पसंद का जो खेल है उससे संबंधित कुछ शब्द लिखेंगे। जैसे आपको विशेष करके क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो उत्तर में आप लिख सकते हैं क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित कौन से शब्द हैं? क्रिकेट के खेल में क्या क्या इस्तेमाल होता है? जैसे बल्ला, गेंद, विकेट, पिच, अंपायर, चौका, छक्का, रन आदि। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें, अपनी परीक्षा के लिए तैयारियाँ करें। इसके साथ ही यदि आप ध्यान दें बच्चों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले प्रत्येक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।